दोस्तों नमस्कार। कभी सरकार ने आंकड़ों को छुपाया, आंकड़ों के जरिए इस देश को रिझाया। देश के प्रधानमंत्री ने भाषण देकर इस बात के संकेत दिए, दुनिया की नजर भारत पर है क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है, यहां पर खूब निवेश होता है और दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत की तरफ ही देख रही है और भारत की कमाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या यह सच है? 2022-23 यानी इस वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीनों का हाल अगर आप सुन लीजिएगा तो हो सकता है आप कहेंगे वाकई कमाई तो अठन्नी है और खर्चा रुपया है। और दुनिया भर की जो कंपनियां जिस क्षेत्र में फायदे में चलती है, भारत में वही घाटे में क्यों चलती है? और भारत में जिस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ गया, उस प्रोडक्ट का भी आयात भारत क्यों करता है? लाभ किसे पहुंचाना चाहता है? और भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है? जी, पहले 3 महीनों का कच्चा चिट्ठा सरकार को रखना पड़ा। आंकड़े छुपाने से काम चलेगा नहीं, बदलने से भी काम चलेगा नहीं। और जो सच निकल कर आ रहा है वो शायद परेशानी भरा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में बजट जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। यह भी संकेत होते हैं कि साल बीतते बीतते हमारा वित्तीय घाटा इतना हो जाएगा। लेकिन पहले 3 महीनों में वित्तीय घाटा अगर 21% बढ़ जाए तो कल्पना कर रहे हैं आप, जहां पर बजट में बताया गया कि 7% से ज्यादा वित्तीय घाटा होगा नहीं और पहले 3 महीने में ही 21% वित्तीय घाटा बढ़ जाए तो सच क्या है? अलग अलग कोर सेक्टर को लेकर सरकार अपनी पीठ ठोकती है ये कहते हुए कि देखिए स्थितियां सुधर रही है। और तुलना कीजिए 2021 के अप्रैल मई जून के महीने से। तो आइए आज सरकार के ही दस्तावेज खोलकर जरा चर्चा कर लेते हैं और जरा समझ लीजिएगा इस देश की अर्थव्यवस्था किस महीन धागे के सहारे चल रही है और सरकार पीठ ठोकने से खुद की कतराती नहीं है, घबराती नहीं है। जो आंकड़े निकल कर आए उसमें जानकारी मिली कि सरकार की कमाई इस 3 महीने के भीतर में 5,68,000 करोड़ की हुई। 5,68,000 करोड़ की। जाहिर है जितनी कमाई होती है उस लिहाज से खर्च भी होता है, लेकिन खर्च का जो आंकड़ा सरकार ने रखा वो जानकारी है कि 9,47,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी कमाई के लगभग दुगनी परिस्थिति में सरकार को खर्च करना पड़ा, यानी तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का चूना सीधे सीधे सरकार को पहले 3 महीने में लग गया। और सिर्फ इस 3 महीने का जिक्र करें तो 21% का इजाफा हो गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अगर पिछले बरस की भी हम तुलना करने की शुरुआत करें तो 2021-22 में जो हमारा वित्तीय घाटा था वह 6.7% था और बजट में कहा गया था 6.9% वित्तीय घाटा होगा। लेकिन इस बजट में यानी इस बरस के भीतर में जानकारी थी कि 7% से ज्यादा वित्तीय घाटा नहीं होगा। लेकिन पहले 3 महीनों ने जब संकेत दे दिए कि वित्तीय घाटा 28% है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि बरस बीतते बीतते देश की माली हालत हो जाएगी। IMF से भी पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा चाहिए और जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उससे भी हमें पैसा चाहिए, अन्यथा मुश्किल होगी, जो दुनिया के तमाम देशों में मुश्किल आ रही है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सच यह है कि इस दौर में रोजगार हो ना हो और सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में चाहे ना हो, लेकिन सारा पैसा या कहें 80% पैसा जो है, जो कमाई का होता है और जो खर्च का है, वो सीधे सीधे खर्च का पैसा वेतन और पेंशन में चला जाता है। क्योंकि 9,47,000 करोड़ में से सैलरी और पेंशन पर चले गए 7,70,000 करोड़ रुपए और पिछले साल की तुलना में एक झटके में 60,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। नौकरियां दी नहीं गई, फिर भी इस पे खर्च क्यों बढ़ गया? इसका मतलब है कि गवर्नेंस की रईसी इस दौर में भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल था कि आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है?
तीन वजह हर कोई जानता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे आ गया है। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी इस दौर में सरकार ने यह सोचकर कम की कि कम से कम इकोनॉमी चलती रहे और दुनिया के बाजार से भारत में माल आते चला जाए, और इन सब में कॉरपोरेट को वो रियायत भी देती रही। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो घाटा था भारत के व्यापार का, वह भी बढ़ता चला गया। हुआ क्या? हुआ यह कि जनता के ऊपर सरकार ने टैक्स लादना जो शुरू किया, तो सरकार ने इस 3 महीनों के भीतर में 41% ज्यादा कमाई सिर्फ जनता के ऊपर लादे गए टैक्स से की है। वह इनकम टैक्स है, वह जीएसटी है। यहां पर आपको सवाल पूछना चाहिए, तो फिर क्या कॉरपोरेट से कमाई नहीं हुई? सरकार ने दिखाया है कॉरपोरेट से कमाई भी बढ़ी है, लेकिन कितनी? जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसमें बढ़ोतरी सिर्फ 3% की हुई है। जनता के ऊपर 41% का बोझ और कॉरपोरेट से कमाई सिर्फ 3% का बढ़ना, यह संकेत बहुत साफ देता है कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है वह भी उसे पता नहीं है कि उसकी इकोनॉमी पर कितना असर डालने वाली है। दुनिया के बाजार में खाद की कीमत बढ़ गई। भारत के भीतर में खाद पर सब्सिडी सरकार को बढ़ानी पड़ी, क्योंकि खाद नहीं होगा तो खेती पर असर पड़ेगा, और खेती यानी अनाज ही सबसे ज्यादा दुनिया के बाजार में भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। लेकिन अर्थव्यवस्था तो चल रही है, सरकार की चकाचौंध में कोई रुकावट नहीं आई है। और इन परिस्थितियों के भीतर का दूसरा सच यह है कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी में 41% की बढ़ोतरी हुई, उसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन पिछले साल की तुलना में नीचे आ गई। यानी कहीं कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ किसे रियायत देना है, किसे लाभ देना है। इन परिस्थितियों के भीतर में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार रेंग रही है, और देश की इकोनॉमी में जितनी कमाई है उससे दुगना खर्च है, और उस पर भी रोक लगा पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। गवर्नेंस की चकाचौंध में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी जनता के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उससे हटकर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जानकर हैरत होगी 70% नीचे आ गया है वो। यानी कोई कमाई जिन माध्यमों से होनी चाहिए, और फरवरी के महीने में जो बजट रखा गया उसकी तुलना में पहली तिमाही का अगर जिक्र करें तो 70% नीचे आने का मतलब है कि भारत अपने तौर पर उस इकोनॉमी को संभाल ही नहीं पा रहा है जिसके जरिए पूरे साल आपके पास इतनी कमाई हो कि बजट के हिसाब से आपका घाटा आपके हाथ में रहे। नाजुक स्थिति इस हद तक बढ़ गई है कि 10 बरस में पहली बार रिजर्व बैंक ने सबसे कम पैसा सरकार को दिया, सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए। और रिजर्व बैंक का यह पैसा बीते 10 बरस में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर जताया था कि 50,000 करोड़ से ऊपर तो उसके पास हमेशा आएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। मुश्किल तो यह है कि जो कोर सेक्टर है जिसको लेकर सरकार कह रही है, और आंकड़े भी कह रहे हैं कि उसमें प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, कोयले का प्रोडक्शन पहली तिमाही में 31% बढ़ गया। लेकिन भारत इसी दौर में कोयले का आयात दुनिया के बाजार से सबसे ज्यादा कर रहा है, क्योंकि लाभ किसे हो सके? अडानी ग्रुप को लाभ हो सके। इसका जिक्र तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कर दिया। दबी जुबान में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अडानी के जरिए अपने प्रोजेक्ट के अपने राज्य में कमाई करनी है तो खामोशी से कहते हैं। जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने खुले तौर पर कर दिया कि दरअसल कोयला यहां पर है, लेकिन यहां से कोयला नहीं मिलेगा, विदेशी रूट से आकर अडानी जी के जरिए हमारे पास पहुंचेगा, जिससे उसका कट मनी उनके पास पहुंच जाए। यह पहली स्थिति है। इस दौर में कच्चे तेल का उत्पादन दुनिया भर में तमाम कंपनियों को लाभ पहुंचा रहा है, और हर देश कह रहा है कि दुनिया के बाजार से कम आयात कीजिए और अपने यहां तेल का उत्पादन बढ़ाइए। लेकिन इस दौर में तेल का उत्पादन भारत में 1.7% और नीचे चला गया। इसका असर क्या होता है? और देश के भीतर में जब तेल की कीमत बढ़ रही है और सरकारी कंपनियों को कहा गया कि आप तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया के बाजार में कुछ भी हो, तो इसका असर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि दुनिया के तमाम तेल कंपनी लाभ में, लेकिन भारत की तेल कंपनियां नीचे जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका नेट प्रॉफिट में जो है 66% की कमी आ गई है।
आप कहेंगे 66%? जी, और इस 66% का मतलब यह है कि 1992 करोड़ रुपया, लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान उसको सीधे सीधे हो गया, क्योंकि उसको उस दाम पे बेचना था तेल जिस दाम पे सरकार कह रही है, और सरकार को राजनीति साधनी है। यही वो तेल कंपनियों की पूरी फहरिस्त है जिसमें पिछले बरस इनको 5,941 करोड़ का लाभ हुआ था। इधर पहली ही तिमाही में लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाना, राजनीति साधना, या इकोनॉमी के जरिए देश का बंटाधार करना? आप जो भी कहिए, लेकिन इसके आगे फिर बढ़िए। तेल के साथ नेचुरल गैस को लेकर भी दुनिया के तमाम देश समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध की परिस्थिति है उसमें जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती थी वह नहीं हो पा रही है, बाजार में महंगी स्थिति है, लेकिन हमारा उत्पादन 1.2% ही बढ़ पाया। दुनिया के बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टील का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। स्टील की कीमत वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन भारत के भीतर में स्टील का प्रोडक्शन 3.3% 2021 के अप्रैल से जून की तुलना में बढ़ पाया, जबकि दुनिया का औसत निकालिएगा तो वो 15% के पार है। भारत में 3.3% है। सीमेंट जरूर बढ़ा है 19.4%, लेकिन यह सरकारी सड़कों पर और सरकार की योजनाओं को लेकर है। लेकिन इसके समानांतर एक दूसरी स्थिति है कि सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितने प्रोजेक्ट्स इस दौर में लाए गए उसके लगभग 42% प्रोजेक्ट इसलिए ठप पड़े हैं क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है कि उसका पेमेंट वो कैसे करे। यह एक अलग स्थिति है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 15% बढ़ा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का असर आने वाले वक्त में भारत के भीतर जो प्राइवेट कंपनियों को अब जो चार्ज दिया जा रहा है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। इसके संकेत भी अब सरकारी कंपनियां देने लगी हैं कि हमारे हाथ से चीजें निकलती चली जाएंगी, तो फिर वही परिस्थिति में आकर देश खड़ा होगा जहां आपके पास पैसा है तो आप दे दीजिए। 3 सवाल सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गवर्नेंस के ऊपर इन 3 महीनों में 60,000 करोड़ रुपया खर्च कैसे बढ़ गया, जबकि नौकरियां नहीं दी गई। खुद सरकार ने पार्लियामेंट में आकर कहा, सही कह रहे हैं आप, 22 करोड़ लोग सरकारी नौकरी चाहते थे और हम सिर्फ 7 लाख लोगों को बीते 8 बरस में नौकरी दे पाए, और 2022-23 में तो नौकरी दे पाने की स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नेंस का यह मिजाज है कि उसमें भी भारत और आगे बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के बाजार में भारत में से शेयर बाजार से जो पैसा निकालने की परिस्थिति थी उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जितना शेयर बाजार से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया जो निकाला गया है बीते दिनों, उसके एवज में भारत के बाजार में विदेशी निवेश सिर्फ 7% हो पा रहा है। तो 7% और औसतन भारत के भीतर विदेशी निवेश अगर मोदी काल को ही देखें तो यह लगभग 35-36% रहा है, जो इस समय 7% तक है, यानी घटा है, बढ़ा हुआ हम नहीं कह सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इकोनॉमी इस तरीके से धराशायी हो रही है, जहां पर आरबीआई के पास सरकार को देने के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं है, 30,307 करोड़ 2021-22 के लेकर जो उसने दिए हैं, जो औसतन इससे पहले 50-60 हजार मिनिमम देती थी, मैक्सिमम 1,75,000 करोड़ तक उसने दिया है, यह भी सच है। आरबीआई की हालत खस्ता है। जो बेसिक गवर्नेंस पे खर्च था वो बढ़ चुका है। जो इनकम टैक्स और जीएसटी से कमाई है वो सरकार की बढ़ रही है, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स की कमाई नहीं बढ़ पा रही है, कस्टम की कमाई नहीं बढ़ पा रही है, एक्साइज ड्यूटी सरकार की कमाई से गायब होती जा रही है। इस परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए इस देश को चलाने के लिए कौन से रास्ते बचते हैं? यहीं से वो सवाल शुरू होता है कि क्या दुनिया के अलग अलग देशों की माली हालत इस दौर में जो खस्ता हो चली है, और भारत के पड़ोस में श्रीलंका की स्थिति, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति, उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति, उसके बाद मालदीव की स्थिति और नेपाल की स्थिति, ये सारी स्थितियां जब दरवाजे पर
दस्तक दे रही है, तो भारत की अपनी परिस्थिति, क्या भारत के बाजार और यहां के कंज्यूमर बचा लेंगे? क्योंकि सरकार की इकोनॉमी तो इस बात की इजाजत नहीं देती है, और अंतर्राष्ट्रीय डेब्ट इस दौर में जिस तेजी से बढ़ा है उसमें उसे और पैसा चाहिए। और भारत को पैसा देने के लिए जो जानकारी आई उसमें आईएमएफ भी तैयार है, वर्ल्ड बैंक भी तैयार है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी तैयार है। तो क्या जो हिसाब से अब अगर दुनिया के मानचित्र पर अगला देश बांग्लादेश का जो माना जा रहा है, जिसने तकरीबन मांग की है $400 करोड़ आईएमएफ से मांगा है, उसकी अपने रिजर्व परिस्थितियों को देखिए करेंसी से और एक तुलना कीजिए सिर्फ, क्योंकि बांग्लादेश के मुद्रा भंडार में जो इससे पहले भारत का मुद्रा भंडार जब $634 बिलियन का था, तो उसके पास लगभग 45-46 बिलियन डॉलर था और वो संतुष्ट था। भारत भी अपने राग पीटता था, हम भी खुश हैं, लेकिन आज की तारीख में वो 45 से घटकर $37 बिलियन पर आ गया, यानी लगभग $8-9 बिलियन कम हो गया। पूरे देश की इकोनॉमी डगमगा गई। भारत के भीतर में ये 634 से घटकर हम 572 बिलियन पर आ गए, यानी $62 बिलियन के रिजर्व करेंसी में कमी आ गई। वहां की जनसंख्या एक लिहाज से आप देखिए तो 14-15 करोड़, भारत की जनसंख्या 140 करोड़। भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन उस दायरे के हिस्से में जब आएंगे और राज्यों की परिस्थिति देखना शुरू करेंगे, जब से जीएसटी लागू हुई है और जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार के पास जब आता है, तो वो राज्यों को दे पाने की स्थिति में नहीं है। वो कह रही है रिजर्व बैंक से पैसा उठा लीजिए, रिजर्व बैंक से वो कर्ज लेते हैं, वहां पैसा उठाते हैं, तो रिजर्व बैंक की कंगाली की स्थिति आती है। यह जो पूरी साइकिल है उसमें राज्यों पर 70 लाख करोड़ का कर्ज है, अलग अलग राज्यों को लेकर। यानी एक तरफ कंगाल होते राज्य या कर्ज में डूबे हुए राज्य, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का बजट, और उस बजट के दायरे में वित्तीय घाटा जो पहली तिमाही में ही 28% छू दे, तो क्या कहा जाए, स्थिति नाजुक है या नहीं है? आखिर में 3-4 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सारी स्थितियों को नजरअंदाज करने के लिए क्या संसद के भीतर हंगामा किया जाए? इन सारी चीजों को नजरअंदाज करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे इस दौर में उभारे जाएं जिससे लगे कि इस देश के भीतर में भावनात्मक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं वही इस देश की नब्ज है। और जिन बातों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री भाषणों में करें या सरकार आंकड़ों में करे, या जिन बातों का जिक्र अलग अलग जगहों पर इस लिहाज से किया जाए कि अर्थव्यवस्था पर कोई आंच नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 22 करोड़ नौकरी मांग रहे थे, 7 लाख को दिया, लेकिन दिया ना। इस स्थिति में अगर महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, करेंसी भारत की नीचे चली जाना, इन सारी परिस्थितियों के आकलन में जो महत्वपूर्ण चौथी बात है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है? और 2023, याद रखिए, 2023-2024 के इलेक्शन से पहले का वो साल है जो दुनिया के नज़र में भारत की ग्रोथ रेट लगातार कम की जा रही है, और भारत के लोगों के सामने जो संकट की परिस्थितियां अभी महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी के भार तले आ रही है, उसकी तुलना में 2023 बीतते बीतते, यानी 2023-24 का जब बजट रखा जाएगा, उस समय तक भारत के बैंकों की स्थिति जो डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और किताब को ठीक रखना है तो रिटर्न ऑफ लगातार किया जा रहा है। वह हिस्सा 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगा, जो अभी कम बताया जाता है। जो रिटर्न ऑफ था उसको लगातार और माफी में देगा। सवाल सिर्फ एक ही है, सरकार की कमाई जो टैक्स के जरिए होती है उसका एनालिसिस इस तिमाही को लेकर किया गया कि दरअसल सरकार 21 से 22 लाख करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स से वसूलेगी, जनता के टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से नहीं। और सरकार का पूरा बजट 33-34 लाख करोड़ का है, जिसमें से 21-22 लाख करोड़ सीधे जनता के ऊपर टैक्स लगाकर कमाई होगी। दूसरे माध्यम कुछ नहीं बचते हैं।
एक कॉरपोरेट से जो टैक्स लिया जाएगा वह इस रूप में होगा कि यह हिस्सा जो है, जो 21-22 लाख करोड़ का है, यह बढ़कर किसी तरीके से 25-26 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। और उसके बाद घाटे की परिस्थिति, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, प्राइवेटाइजेशन की परिस्थिति रुकी हुई है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मोनेटाइजेशन की स्थिति नए रूप में क्रिएट की जा रही है। जो 6 लाख करोड़ का आंकड़ा रखा गया उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए अभी तुरंत चाहिए, वह भी नहीं आ पा रहे हैं, या वो आएंगे तो वो 2 लाख करोड़ की राहत के तौर पर होंगे, लेकिन वह जनता के लिए और महंगे हो जाएंगे। इन सवालों के बीच कोई आखिरी सवाल, एक ही सवाल, अगर अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को सरकार चला पाने में पहले 3 महीनों में वित्तीय घाटा जो 6-7% रहना चाहिए था, वो 4 गुना अगर बढ़ते हुए नजर खुले तौर पर आ रहा है, तो क्या इस देश के लोगों को सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? लेकिन ये सवाल पूछा कहां जाए? पार्लियामेंट में सवाल पूछ नहीं सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा होगी नहीं, सोशल मीडिया पे सरकार ध्यान देगी नहीं, और उसका अपना आईटी सेल अपने तौर पर जिस चकाचौंध को परोसेगा इस देश के सामने, उसका एक ही मतलब है, भारत की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है, विकास दर दुनिया की तुलना में सबसे शानदार है, मंदी यहां आएगी नहीं, भूखमरी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि 5 किलो अनाज हम सितंबर के बाद भी बांटेंगे। क्या वाकई इस परिस्थिति में देश को समझा जा सकता है और देश को इस रूप में मान्यता दी जा सकती है कि सरकार यकीनन शानदार तरीके से देश की इकोनॉमी को संभाले हुए है? अगर हां, तो हमें कुछ नहीं कहना है, और अगर ना, तो फिर सवाल पूछने की स्थितियां इस देश में पैदा जनता ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।